दिस इज लेक्चर नंबर 12 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट और इस पार्ट में हम डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके ऊपर बेस्ड क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो भी सीखेंगे एंड फिर क्वेश्चंस हम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए हम डाइपोल मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस पे से बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चंस बनता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइपोल होता क्या है। तो देखिए दो वर्ड हैं, एक तो डाइपोल और एक डाइपोल मोमेंट। तो पहले आइए समझते हैं डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्या होता है, आपके पास दो चार्ज होते हैं, दोनों का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है चार्ज का, वो सेम होना चाहिए। यानी कि एक दोनों स्मॉल क्यू है, यानी कि दोनों का क्वांटिटी सेम है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो दो सेम चार्ज बट ऑपोजिट पोलैरिटी के अगर बहुत छोटे से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और डिस्टेंस हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं 2a, इनके बीच का, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 2a ले रहे हैं, तो इस सिस्टम को हम बुलाते हैं डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम बुलाते हैं डाइपोल। अब ये दोनों चार्ज जो है उसको फिक्स रखते हैं। फिक्स इसलिए रखते हैं, अगर फिक्स नहीं रखेंगे तो दोनों अपोजिट नेचर के हैं, दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे और कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों चार्ज को फिक्स्ड करके रखते हैं और सेपरेशन जो है स्मॉल डिस्टेंस रखते हैं, तो उसको डाइपोल बुलाते हैं विथ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज। यस और नो? अच्छा, अब हम डिफाइन करते हैं एक दूसरा टर्म जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट, जिसको पी से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी एक का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उसके बीच का डिस्टेंस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम 2 ले रहे हैं, तो जो डाइपोल मोमेंट पी है उसको लिखते हैं Q इंटू 2a। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखिए, जो डाइपोल मोमेंट है आपके पास, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन होगा, और हम डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेते हैं। यानी अगर इस केस की, इस कॉम्बिनेशन, इस सिस्टम की बात करते हैं, तो इस सिस्टम में जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन इज गिवन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। वेक्टर है और इसका यूनिट होता है कूलम्ब मीटर। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम सीखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि अगर क्या हो कि हम एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इस डाइपोल पे, इस सिस्टम पे कितना फोर्स लगता है और कितना टॉर्क जनरेट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जब उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, आपके पास डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इस चार्ज पे अलग फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे अलग फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, दैट इज Q इंटू ई। और ये नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, दैट विल बी Q इंटू ई, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ये दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। यानी कि फोर्स जो है वो इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। अच्छा, नेट फोर्स हम जीरो तभी बोल रहे हैं जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी जीरो। अब हम बात करते हैं टॉर्क के ऊपर चर्चा करते हैं। टॉर्क क्या होता है, आपको पता है, टॉर्क हम रोटेशन मोशन से बोलते हैं, रोटेशनल मोशन से, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2a, पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो यहां से एंगल थीटा ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी 2a sin थीटा। तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स दैट इज Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा, तो टॉर्क हो गया Pe sin थीटा। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉर्क को लिख सकते हैं P क्रॉस E वेक्टर। डन। यानी कि टॉर्क जो आ गया, डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क कैसे लगेगा, एक फोर्स डाइपोल को इधर खींचना चाहता है,
एक फोर्स पी से खींचना चाहता है तो इस पे टॉर्क लगेगा एंड दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर यानी कि पीई साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। डन। तो एक टॉर्क का फॉर्मूला और एक आपको याद रखना है कि नेट फोर्स जीरो होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट तो आप पढ़ के आ चुके हैं, चार्ज ऑफ एक चार्ज इनटू मल्टीप्लाइड बाय दोनों चार्ज के बीच का दूरी, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन 2a कंसीडर करते हैं। और ये टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, ये डाइपोल जो है अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे है और इस पे टॉर्क लग रहा है, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो टॉर्क लग रहा है। तो इस डाइपोल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहता है, इस पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लाना चाहता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि डाइपोल इसी सिचुएशन में रहे। उसका नेचुरल टेंडेंसी है हॉरिजॉन्टल होना, पर इस सिचुएशन में रखने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो आइए हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे वो क्या है कि वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। डन। अब देखिए, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx। अब सिंस यहां पे डाइपोल रोटेट कर रहा है तो यहां पे फोर्स की जगह पे टॉर्क लेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे फ्रॉम θ1 टू θ2। टॉर्क आप लिख के आते हैं पी साइन थीटा, पी को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। तो यहां से वर्क डन आ गया माइनस पी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो माइनस अंदर करिए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा, दैट विल बी पीई cos θ1 माइनस cos θ2। यानी एक डाइपोल को θ1 से, θ1 क्या है, हॉरिजॉन्टल से एंगल, हॉरिजॉन्टल से एंगल θ1 से θ2 किसी दूसरे एंगल पे ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन किया गया है वो होगा पीई cos θ1 माइनस cos θ2। यहां cos θ2 माइनस 1 नहीं है, यहां cos θ1 माइनस cos θ2 है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए। हम बात करने जा रहे हैं कि वो जो डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला डिजाइन करना चाहते हैं। अभी तक 3 फॉर्मूला हम पढ़े, एक तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला, तीसरा वर्क डन का फॉर्मूला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा, अभी आप पहले से भी पढ़ के आते हैं वर्क एनर्जी पावर से कि एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो वर्क डन होता है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू के बराबर। और अभी आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पढ़ के आए हैं पी cos θ1 माइनस cos θ2, दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी आप क्लास 9th से पढ़ते आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। और जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। सिमिलरली हम डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो यहां भी रेफरेंस मानना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम अर्थ को रेफरेंस मानते हैं, डाइपोल के केस में रेफरेंस किसको मानेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो यहां जब डाइपोल इनिशियल एंगल 90 डिग्री पे होगा तब उसको हम रेफरेंस मानते हैं। ये देखिए, डाइपोल में जो एंगल की बात करते हैं थीटा, वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो वेक्टर होता है उसको थीटा बुलाते हैं। और अगर अभी जो ये देखिए जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे है तो इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। डन। तो इसलिए अब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट किसको ले जा रहे हैं, किसको लेके काम कर रहे हैं। डन। तो यानी कि अगर डाइपोल रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं तो θ1 90 डिग्री होगा और रेफरेंस पॉइंट में आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। डन। तो आइए यहां यू फाइनल यू इनिशियल 0 होगा और इनिशियल जो थीटा है, रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इनिशियल थीटा होगा 90, cos 90 होता है 0 माइनस cos थीटा इंटू यू फाइनल। तो यहां से देखिए जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया वो आ जाएगा माइनस पीई cos थीटा, यानी कि माइनस पी डॉट ई वेक्टर।
तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिजाइन हो गया। कैसे डिजाइन किए हैं, किसको रेफरेंस मान करके, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी आप वर्क डन पर के आए पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस पी डॉट ई वेक्टर, टॉर्क आप पर के आए पी क्रॉस ई वेक्टर। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसमें क्रॉस यूज करते हैं, किसमें डॉट यूज करते हैं। टॉर्क में क्रॉस, पोटेंशियल एनर्जी में डॉट, वो भी सामने माइनस लगा करके। डन। और ये जो थीटा है वो थीटा किसके बीच में है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो। अच्छा, अब सिंस हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिजाइन कर लिया है, अब अलग अलग एंगल पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप थीटा रखिए 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब cos 0 होता है 1, यानी पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस पी इंटू ई। और ये नेगेटिव में है तो सबसे कम होगा, यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है यानी वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास डाइपोल डाइपोल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी तो थीटा 0 बोलेंगे। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप चाहे तो ऐसे बोल दीजिए, चाहे आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, डाइपोल को 180 डिग्री पे ले जाते हैं, यानी कि अब जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो थीटा 180 डिग्री हो गया, तो cos 180 डिग्री होता है -1, तो u हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो कब पोटेंशियल एनर्जी, कब सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल में है, कौन से एंगल पे पता होना चाहिए। और थीटा अगर 90 डिग्री है तो इसी को तो हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। डन। सो अगर 0 डिग्री की बात करते हैं तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। डन। और नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो यानी कि जो सिस्टम है उस पे एफ नेट, क्योंकि देखिए 2 पॉइंट चार्ज हैं, तो इस पॉइंट पॉजिटिव है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा Q इंटू ई। ये नेगेटिव है तो अपोजिट, दोनों फोर्स सेम है, अपोजिट है, तो कैंसिल हो गया, एफ नेट 0 हो गया, टॉर्क भी 0 हो गया, क्योंकि टॉर्क होता है पी साइन थीटा। अभी थीटा है 0 डिग्री तो टॉर्क हो गया 0। ठीक है, लेकिन अगर किसी एंगल पे रखते हैं तो आपको पता है यहां नेट फोर्स तो 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पर यहां टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लिखते हैं, अगर रोटेशन की बात करते हैं तो टॉर्क लिखते हैं आई अल्फा, जैसे फोर्स लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में, तो टॉर्क लिखते हैं आई अल्फा। और एसएसएम का कंडीशन आपको पता है, एक्सेलरेशन शुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और रोटेशन में अल्फा शुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहां से टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट आइए हम डिस्कस करते हैं कि एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखते हैं अलग अलग पॉइंट पे, वो सीखते हैं। डन। तो आइए आप कंसीडर करिए कि आपके पास एक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस टू एज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब देखिए डाइपोल के अलोंग जो ये लाइन आपको दिख रहा है इसको बुलाते हैं एक्सिस ऑफ पोल, और इसके परपेंडिकुलर इसको बुलाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डन। पहले हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, ये जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है 2a, तो डाइपोल के मिड पॉइंट से दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2a, और ये पूरा सिस्टम डाइपोल कहलाता है। और डाइपोल के सेंटर से हम क्या करते हैं, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेते हैं जो कि एक्सिस पे है। डन। कौन सा पॉइंट लिए P, जो कि एक्सिस पे है। तो इस एक्सिस पे इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, वो आता है 2 kp अपॉन आर क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सिस पे 2 आता है। डन। अच्छा, ये जो r है ये इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है, ये डाइपोल के सेंटर से लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। तो r क्या है, डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का, उस एक्सिस वाले पॉइंट का डिस्टेंस। डन। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये जो फॉर्मूला है 2 kp अपॉन आर क्यू, ये एक स्पेशल कंडीशन में यूज करते हैं। एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल फॉर्मूला होता है 2 kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल फॉर्मूला। लेकिन यहां पे हम जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है 2a, यानी a बोल दीजिए, और जो डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसका डिस्टेंस, अगर उसका डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल के बीच का डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है,
तब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वरना हम एक्चुअल ये फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सिस पर। डन। अब देखिए, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो राइट साइड में होगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो भी राइट डायरेक्शन में। तो एक जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में एंगल बताइए, तो एंगल आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। यस और नो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पे देखिए ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण इधर होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों चार्ज के कारण वो लेफ्ट साइड में होगा, आप क्लियरली देख सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी वो राइट डायरेक्शन में। तो जो डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है वो है 180 डिग्री एंगल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। और एक्सिस पे एंगल 0 डिग्री होता है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आता है kp/r³। आपको पता है एक्सिस पे क्या आता था, सामने हम 2 लगाते थे, 2 kp/r³, पर इक्वेटोरियल पॉइंट पे 2 हटा देते हैं, kp/r³। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सामने नेगेटिव लगाएंगे, डाइपोल मोमेंट पे वेक्टर लगाएंगे, तो -kp/r³। यस और नो। और ये एंगल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट एनी आर्बिटरी पॉइंट। एनी आर्बिटरी पॉइंट मतलब जो डाइपोल का एक्सिस है उससे थीटा डिग्री एंगल पे हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इस केस में इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके एक्सिस से जो एंगल बनता है वो बनता है अल्फा। तो कई बार आपको अल्फा और इस थीटा के बीच में रिलेशन पूछता है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा tan अल्फा विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, जो कि जेई में पूछा गया था। डन। तो ये जो फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल, और ओरिजिनल था थीटा, तो अल्फा और थीटा में ये रिलेशन है tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। डन। अब आप तीनों फॉर्मूले में चेक करिए, इस तीनों फॉर्मूले में एक्सिस पे, इक्वेटर पे, आर्बिटरी पॉइंट पे, तीनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। और यहां पे कंडीशन क्या यूज करते थे, r शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस वो कितना होता था, 2 kp/r³। यस और नो। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ऑन एक्सिस वो आता है kp/r² - a²। ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है, पर यहाँ पे r शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो इसलिए एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है kp/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, 2 kp/r³, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस कितना आता है, kp/r²। डन। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था kp/r³, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का दोनों चार्ज से डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आता है kp/r²। एनी आर्बिटरी पॉइंट की बात करें तो एनी आर्बिटरी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। लेकिन एनी आर्बिटरी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो आएगा kp cos θ/r², या वेक्टर फॉर्म में बात करें तो k डाइपोल मोमेंट डॉट r वेक्टर अपॉन r³। डन। ये याद रखना है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है दोनों केस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³।